हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम जंतु जगत का पार्ट 7 देखने वाले हैं। ये जो हमारा पार्ट 7 है ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा 8th पार्ट, और इस 8th पार्ट के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एनिमल किंगडम ये बायो का 13th चैप्टर है। एनसीईआरटी सीरीज का ये 29th चैप्टर है। एनिमल किंगडम में हम लोग 250 से ज़्यादा सवालों को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 210 सवालों तक कवर करेंगे। इसके आगे हम लोग 8th पार्ट में देखेंगे। एनिमल किंगडम या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं हर उस परीक्षा के लिए, हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य विज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे तो एनसीईआरटी सीरीज का हर एक चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बाकी के सारे पार्ट्स देखने के लिए या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ये हमारा ई बुक स्टोर है। एनसीईआरटी सीरीज में जो भी चैप्टर मैं करवाता हूँ उसका PDF मैं इस स्टोर पे अपलोड करता हूँ, और भी बहुत तरह के आपको ई बुक्स इस स्टोर पे मिलेंगे। तो अगर आप इस स्टोर पे पहुंचना चाहते हैं तो अपने ब्राउजर में इस लिंक को सर्च मारो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक आपको मिलेंगे। किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप इस स्टोर पे पहुंच सकते हो और अपने ज़रूरत के मुताबिक आप ई बुक को बाई कर सकते हो। एनिमल किंगडम के अंदर हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं फाइलम पोडीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्कहेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। इस वीडियो में इस पार्ट 7 में हम लोग मोलस्का फाइलम के ऊपर और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के ऊपर सवालों को देखेंगे। आप में से जो भी हैं जो अब तक इन सारे फाइला के नामों को याद नहीं किए हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो पॉज करके आप अभी इसी वक्त इन सारे फाइला के नामों का प्रैक्टिस कीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। और इसी ऑर्डर में आपको याद करना है जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे से आपको ऊपर की ओर जाना है और इसी ऑर्डर में, ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है। फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के ऊपर हम लोग पहले सवालों को करेंगे, उसके बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऊपर सवालों को करेंगे। मोलस्का के अंदर जो जानवर आते हैं ना उनका शरीर सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स फाइलम मोलस्का के अंदर आते हैं। कोमल शरीर वाले जानवर होते हैं फाइलम मोलस्का में, और इनके इस बॉडी को कवर करने के लिए शेल होता है। शेल बोले तो कवच, शेल बोले तो कवच। इसके सॉफ्ट बॉडी को कवर करने के लिए शेल होता है। जैसे यहां पर देखो ये स्नेल है, घोंगा स्नेल है, और ये है इसका शेल। अब शेल बता दूं मैं कि इस फाइलम के अंदर जो जानवर होते हैं उनमें शेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां देखो स्नेल के केस में शेल है, ये शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ऑक्टोपस, ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में कोई शेल नहीं है, ऑक्टोपस में कोई शेल नहीं है, लेकिन स्नेल में है। मोलस्क का जो शरीर होता है वो सॉफ्ट होता है और इसको कवर करने वाले शेल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसमें है किसमें नहीं है ये आपके लिए जरूरी नहीं है। जो सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु होता है, जो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, वो मोलस्का फाइलम के ही अंदर आते हैं। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है जायंट स्क्विड, इसी को बोलेंगे आर्कीट्यूथस डक्स। तो आपसे विकल्प में या तो जायंट स्क्विड आ जाएगा या फिर आर्कीट्यूथिस डक्स आ जाएगा। तो आर्कीट्यूथिस डक्स और जायंट स्क्विड ये दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु है, ये सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है, यानी उन जंतुओं में जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है उनमें सबसे बड़ा ये जंतु है जायंट स्क्विड। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा इनमें कंप्लीट है, यानी कि एनस माउथ दोनों प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो मोलस्का में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है और इकाइनोडर्मेटा में भी ओपन टाइप का है। एनालिडा में क्लोज्ड था, आर्थ्रोपोडा में ओपन था। मोलस्का में आपको ओपन मिलेगा, लेकिन ऑक्टोपस में ये क्लोज्ड होता है। इकाइनोडर्मेटा में भी ओपन मिलेगा। तो आपको मेनली ध्यान ये रखना है कि मोलस्का में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादातर देखने को मिलता है, ऑक्टोपस में क्लोज्ड होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हो चुका था। मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा।
एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें, उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करें, तो प्लेटीहेल्मिन्थस में हमने खास तरह की संरचना को देखा था, फ्लेम सेल, जो कि एक्सक्रीशन के लिए होते हैं। एस्केल्मिन्थस में रेनेटी सेल, एनिलिडा में नेफ्रिडिया, आर्थ्रोपोडा में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एंड ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन आप ध्यान में रखो, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्थ्रोपोडा में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। मोलस्का में किडनीज मिलेंगी आपको, और कोडाटा में भी किडनीज। तो मोलस्का में और कोडाटा में किडनीज, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में देखो कोई भी खास तरह की संरचना नहीं होती है उत्सर्जन के लिए। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इकाइनोडर्मेटा में एब्सेंट होती है। देखो ये हायर फाइलम है। अगर हम बात करें पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इसके बाद इकाइनोडर्मेटा फाइलम आता है। तो इन सब से तो ये हायर फाइलम है, लेकिन कुछ मामलों में ये बहुत ही पीछे हैं। जैसे उत्सर्जन संरचना के मामले में इनमें है ही नहीं, तो ये पीछे रह गए इस मामले में। तो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हायर फाइलम होते हुए भी इनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, यानी ऐसी संरचना नहीं है जो खास करके एक्सक्रीशन का काम करती है। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो मोलस्का में बाइलेटरल सिमेट्री होगा, इकाइनोडर्मेटा में रेडियल भी होगा और बाइलेटरल भी होगा। रेडियल होगा किसमें? एडल्ट में। जो एडल्ट जानवर होंगे, एडल्ट इकाइनोडर्म्स होंगे, उनमें रेडियल होगा वयस्क में। और जो लार्वा होगा, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होता है। इसीलिए हमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों ध्यान में रखने हैं इकाइनोडर्मेटा के केस में। सेगमेंटेशन की अगर बात करें, खंडित शरीर की बात करें, तो खंडित शरीर आपको एनेलिडा में मिला था, आर्थ्रोपोडा में और कोडाटा में भी मिलेगा। इन तीनों में सेगमेंटेड बॉडी होती है। उसके अलावा कोई भी फाइलम हो, सारे के सारे अनसेगमेंटेड होते हैं। सिलोम की अगर हम बात करें तो ट्रू सिलोम होगा, एनेलिडा में था, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में भी ट्रू सिलोम और इकाइनोडर्मेटा में भी ट्रू सिलोम होगा। आर्थ्रोपोडा में सिलोम को हम लोगों ने हीमोसील कहा था, मोलस्का में भी हम लोग हीमोसील बोलेंगे। जर्म लेयर की अगर हम बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मोलस्का के जानवर और इकाइनोडर्मेटा के जानवर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से बने होते हैं, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में मैंने आपसे कहा था केवल कोशिकाओं का समूह है, उत्तक का निर्माण ये कोशिकाएं नहीं करती। टिश्यू हमें देखने को मिला था निडेरिया में, प्लेटीहेल्मिन्थस में ऑर्गन, और प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद एस्केल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोडाटा, इन सब में आपको अंग तंत्र मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा। अब चलते हैं सवालों की तरफ। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? सबसे बड़ा संघ जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा था, ये था सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा जो संघ है जंतु जगत में वो है मोलस्का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मोलस्क का शरीर डैश होता है, मोलस्क का शरीर सॉफ्ट होता है। डैश में देह गुहा बहुत कम होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। देखो क्लास 11th के एनसीईआरटी में दे रखा है कि मोलस्क का शरीर खंडित नहीं होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होता है मोलस्क के पास। लेकिन क्लास 9th के एनसीईआरटी में देखो दे रखा है कि जो इनका शरीर है इनमें थोड़ा विखंडन होता है, लिटिल सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है। तो अगर इस तरह से सवाल आए कि बताओ कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके जानवर में थोड़ा विखंडन देखने को मिलता है, तो आप आंसर मोलस्का को टिक करना। और देह गुहा होती है, बॉडी कैविटी होती है, ट्रू सिलोम होता है मोलस्का फाइलम के जानवर के पास। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। आप याद तो रखो कि खंडित शरीर नहीं होती है मोलस्का के जानवर में, लेकिन अगर पूछ दे कभी कि शरीर में थोड़ा भी खंडन होता है, बताओ कौन सा फाइलम है, तो मोलस्का आप टिक कर देना। क्योंकि क्लास 9th में ये लाइन दे रखा है, तो मैंने एग्जैक्ट वही लाइन यहाँ पर डाल दिया हुआ है। मोलस्क का शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के डैश से ढका होता है। मोलस्क बोले तो मोलस्क का मतलब होता है मोलस्का फाइलम के जानवर। तो जो मोलस्क होते हैं उनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट से ढका होता है, शेल से ढका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, इसीलिए हम इसे कैलकेरियस बोलते हैं। तो जब कैलकेरियस बोले इसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, इसीलिए इसे हम कैलकेरियस बोलेंगे। तो कैलकेरियस शेल से ढका होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मोलस्क के पास
ये शेल हो। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के पास कोई शेल नहीं है, लेकिन ये स्नेल है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कैलकेरियस शेल है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है, टेंटिकल्स हैं, और इन टेंटिकल्स में आंखें होती है। ये स्नेल है, इसकी आंखें इन टेंटिकल्स में है, और यहाँ देखो ऑक्टोपस की आंखें। मोलस्क नहीं पाए जाते हैं। मोलस्क आपको हवा में नहीं मिलेंगे। मोलस्क ये लवणीय जल में, अलवणीय जल में और ज़मीन पर भी मिलते हैं। सबसे ज़्यादा ये आपको मिलेंगे मरीन वाटर में, यानी कि समुद्री जल में। मोलस्क के संबंध में कौन गलत है, कौन इनकरेक्ट है मोलस्क से रिलेटेड, यानी मोलस्का फाइलम के जानवर से संबंधित। अंग तंत्र स्तरीय संगठन होता है, सही है। सिलोमेट जानवर है, ये भी सही है। यहाँ भी हम सीलोम को क्या बोल देंगे, हीमोसील बोलेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री है, सही है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, गलत है। डी हमारा राइट आंसर। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं मोलस्क। मोलस्क में डैश संवहनी तंत्र पाया जाता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ए हमारा राइट आंसर है। ज़्यादातर मोलस्क में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ऑक्टोपस में आप याद रख सकते हो कि इनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, हालांकि इतना डीप में जाएगा नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बताओ ऑक्टोपस में किस टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है। बस आप ये याद रखो कि मोलस्का जो फाइलम है उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। सामान्यतः मोलस्क में रक्त का रंग होता है। जो मोलस्का फाइलम के जानवर होते हैं उनमें उनके ब्लड में कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोसाइनिन। ये कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। जैसे हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, उनमें आयरन होता है, इनमें कॉपर होता है। तो इसका कलर रेड नहीं होगा, ब्लू होगा। तो जो मोलस्क होते हैं उनमें खून का रंग नीला होता है। आर्थ्रोपोडा में क्या पढ़ा था आपने, कलरलेस, कोई पिगमेंट ही नहीं था। डैश के कारण मोलस्क के रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन के कारण मोलस्क के रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन में कौन सा आयन, कॉपर आयन। हीमोग्लोबिन में कौन सा, आयरन। मोलस्क में उत्सर्जन के लिए डैश पाई जाती है। मोलस्क में उत्सर्जन के लिए किडनीज होती है, ठीक है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सी, किडनीज। मोलस्क का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। मोलस्क का मुख्य यानी ज़्यादातर जो मोलस्क होते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि अमोनोटैलिक होते हैं। डैश में अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। कोडेटा में भी अब्सेंट होता है। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। निम्न में से कौन मोलस्क का उदाहरण नहीं है। स्नेल हो गया, सीप हो गया, सीप यानी कि यूनियो ऑक्टोपस, ये सारे के सारे मोलस्क्स हैं। तो डी हमारा राइट आंसर, ये आर्थ्रोपोड है, स्पाइडर। एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खुद को भूल जाना, उदाहरण को मत भूलना। एग्जाम्पल्स देख लो। स्नेल हो गया, स्नेल भी याद रखना है, पाइला भी याद रखना है। पाइला ये कुल का नाम है, जीनस का नाम है। तो घोंगा हो गया, ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश भी कहा जाता है, बेताल मछली, यूनियो, सीप, काइटन, उसके बाद पर्ल ऑयस्टर, मोती शुक्ति, सीपिया को कटल फिश भी बोलेंगे। उसके बाद जायंट स्क्विड, जो कि मैंने आपसे कहा कि ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। बस ये 7 एग्जाम्पल्स हैं। ऑक्टोपस में रक्त का रंग क्या है। ऑक्टोपस मोलस्का फाइलम के जानवर है। मोलस्का फाइलम के जो जानवर होते हैं उनके ब्लड में हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जो कि ब्लड को ब्लू कलर देता है। बी हमारा राइट आंसर। अब है लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल कौन है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है जायंट स्क्विड या फिर आर्कीट्यूथिस डक्स। ए हमारा राइट आंसर। अकशेरुकी जंतुओं में सबसे विकसित दिमाग डैश के पास होता है। जो मोलस्क होते हैं ना, उनका नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है और सबसे ज़्यादा डेवलप होता है ऑक्टोपस का। जितने भी ऐसे जानवर हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, बैकबोन नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, स्पाइन नहीं है,
यानी कि जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, अकशेरुकी जंतु हैं, उनमें सबसे ज़्यादा विकसित दिमाग ऑक्टोपस के पास है। बी हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसे डेविल फिश कहा जाता है? डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को। डी हमारा राइट आंसर। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है, बेताल मछली हिंदी में। तो ये हमारा आखिरी सवाल था फाइलम मोलस्का के ऊपर। ठीक है, फाइलम मोलस्का हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम सवालों को देखेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऊपर। इकाइनोडर्मेटा, इसका मतलब होता है स्पाइनी स्किन। इकाइनो का मतलब होता है कांटा, स्पाइन, और डर्मेटा का मतलब स्किन। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन, यानी कि ऐसे जानवर जिनकी त्वचा पर कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। हम लोगों ने देखा मोलस्का के जो जानवर होते हैं वो जमीन पे भी रहते हैं, समुद्री जल में भी रहते हैं, ताजे जल में भी रहते हैं। जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स बोले तो इकाइनोडर्मेटा के जानवर, ये आपको मिलेंगे समुद्र में। ठीक है, ऑल मरीन यानी कि सभी के सभी क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, और इनके शरीर पे कांटे होते हैं। अब देखो, ये तो मोलस्का से भी ऊपर आते हैं ना। फाइलम जो मैंने आपको दिया है स्टार्टिंग में सारे फाइला के नाम, उनमें आपने देखा कि मोलस्का के ऊपर भी इकाइनोडर्मेटा आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा ये हायर फाइलम है, लेकिन कुछ मामलों में ये पीछे हैं, कुछ मामलों में ये बहुत ही पीछे हैं। जैसे देखो, इनके पास ब्रेन नहीं होता है, हेड जैसी कोई चीज़ नहीं है, नो ब्रेन नो हार्ट, कोई उत्सर्जन संरचना नहीं है, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोगों ने किडनी देखा मोलस्का में, इनमें कोई ऐसी उत्सर्जन संरचना नहीं है जो खास करके केवल उत्सर्जन का काम करे। इनमें रीजनरेशन की पावर होती है, ये पुनर्जनन कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स जो याद रख सकते हो। एक और देखो यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। आपने पोड़ीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था, वो अलग है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये अलग है। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एस्टेडियस, एस्टेडियस ये जीनस का नाम है, कुल का नाम है, इसके अंदर कई सारी जातियाँ आ सकती है। एस्टेडियस, इसी को बोलेंगे हम स्टारफिश, तारा मछली। इकाइनस, समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन। होलोथोडिया, समुद्री खीरा, सी कुकम्बर। एंटेडॉन, पंख तारा या फिर फीदर स्टार। हिंदी वाले कृपया करके ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ नाम है ये भी ध्यान में रखें। आपसे हो सकता है विकल्प में समुद्री खीरा ना दे करके सी कुकम्बर दे दे, हो सकता है आपको पंख तारा ना दे करके फीदर स्टार दे दे, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना। उसके बाद देखो समुद्री लिली, ये भी एंटोडॉन है। मैंने आपसे कहा ये एंटोडॉन, एस्टेरियस, इकाइनस, ये सब कुल का नाम है, जीनस का नाम है। तो एक जीनस के अंदर कई सारी जातियाँ आ सकती है। एंटोडॉन की एक जाति है फीदर स्टार, दूसरी है सी लिली। उसके बाद ऑफ्यूडा, ऑफ्यूडा ये भंगूर तारा है, ब्रिटल स्टार है। तो कितने एग्जाम्पल्स हैं? 6 एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हो और ये अच्छे से आपको याद भी रखना है। सभी इकाइनोडर्म्स होते हैं, सभी इकाइनोडर्म्स मरीन होते हैं। बी हमारा राइट आंसर। डैश संघ के जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, यानी कि स्पाइन्स होते हैं इनके स्किन्स पे। ये कौन से हैं? इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स हैं। डैश में जल संवहन तंत्र पाया जाता है जो उनके चलने में सहायक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो इनके चलने में सहायक है, ये है इकाइनोडर्म्स। ठीक है, इकाइनोडर्म्स यहाँ लिख लेना, इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स के शरीर में पानी डैश के माध्यम से प्रवेश करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इकाइनोडर्म्स के अंदर, तो इसके बॉडी के अंदर पानी प्रवेश करता है मैड्रीपोराइट के जरिए, मैड्रीपोराइट के जरिए। जैसे यहाँ देखो ये स्टारफिश है, ये आप देख रहे हो, ये एक छोटी सी संरचना, ये है मैड्रीपोराइट, ये है मैड्रीपोराइट और इसी के सहारे पानी इसके अंदर पहुँचता है। इकाइनोडर्म्स में पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल, यानी कि कैल्केरियस स्केलेटन, ये सही है। एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन दोनों हो सकते हैं, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल। स्पाइन्स होंगे स्किन्स के ऊपर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सारे के सारे सही है। इकाइनोडर्म्स में नहीं पाया जाता। इकाइनोडर्म्स में बताना है क्या एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्म्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सही है। सिलोमेट होते हैं, यानी सिलोम होता है, ट्रू सिलोम, ये भी सही है। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होता है, सही है।
जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होता है और जो लार्वा होता है उनमें बाइलैटरल होता है। डी हमारा राइट आंसर। इकाइनोडर्म्स के पास है, इकाइनोडर्म्स के पास क्या ब्रेन है? स्टार्टिंग में ही आपने देखा था, नहीं है। कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं, रीजनरेशन पावर है। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन इकाइनोडर्म नहीं है? तो फीदर स्टार, स्टारफिश एंड सी कुकम्बर ये सारे के सारे इकाइनोडर्म्स हैं। यूनियो ये मोलस्क है। इनमें से कौन वास्तविक मछली है, यानी कौन ट्रू फिश है? अब जिनके नाम में फिश लगा हुआ है जरूरी नहीं है कि वो फिश हो। ट्रू फिश यानी कि वास्तव में फिश जैसे उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। स्टारफिश ये फिश नहीं है। स्टारफिश क्या है? इकाइनोडर्म है, तो ये नहीं होगा, ये वास्तविक मछली नहीं है। सिल्वर फिश आपको याद होगा, ये क्या है? इंसेक्ट है, ये भी नहीं होगा। कटल फिश, कटल फिश क्या होता है? ये भी मोलस्क है, ये भी नहीं होगा। डॉग फिश ये ट्रू फिश है, डॉग फिश। ये हम लोग फाइलम कॉर्डेटा में पढ़ेंगे। निम्न में से किस में पुनर्जनन की क्षमता नहीं है? हाइड्रा में होती है पुनर्जनन की क्षमता, प्लेनेरिया में भी और स्टारफिश में भी। डी हमारा राइट आंसर, इनमें नहीं। अगला है इकाइनोडर्म्स में डैश गतिमान अंग होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है इकाइनोडर्म के अंदर, ये आप याद रखना, ट्यूब फीट। सी हमारा राइट आंसर। इकाइनोडर्म्स के अंदर ट्यूब फीट नाम की संरचना होती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है, इसीलिए हम इसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ट्यूब फीट नामक संरचना किसमें? इकाइनोडर्म्स में, जैसे कि स्टारफिश। नेक्स्ट है इनमें से कौन है जो कि रॉन्ग मैच्ड है, कौन है इनकरेक्ट मैच्ड? इकाइनोडर्मेटा समुद्री खीरा, समुद्री खीरा ये जानवर है, ठीक है, समुद्री खीरा ये जानवर है जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आता है। मोलस्का फाइलम में ऑक्टोपस आता है, तो ये सही है, ये भी सही है। एनेलिडा में स्कैरिस दे रखा है। अगर आपको याद हो जो निमेटोडा फाइलम होता है, यानी कि जो एस्क हेलमिंथस फाइलम है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्कैरिस, और निमेटोडा फाइलम में ही हम लोगों ने पढ़ा था फाइलेरिया क्रीमी यानी कि बुचरेरिया। तो स्कैरिस और फाइलेरियल वॉर्म ये निमेटोडा फाइलम के अंदर आते हैं, यानी कि ये वाला जो हमारा सी विकल्प है ये गलत है, डी भी सही है। एनेलिडा में हम लोगों ने क्या सब पढ़ा? एनेलिडा में आपने पढ़ा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म केंचुआ। उसके बाद आपने इसमें पढ़ा लीच, जोंक। उसके बाद आपने इसमें क्या पढ़ा था? नेरिस। तो ये सारे आपने पढ़े थे फाइलम एनेलिडा में। मोती शुक्ति किस संघ से संबंधित है? मोती शुक्ति ये फाइलम मोलस्का में आते हैं। किस संघ के जंतु प्राकृतिक मोतियों का उत्पादन करते हैं? कौन सा फाइलम है जिसके एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल पल्स को, यानी कि प्राकृतिक मोतियों को? यह है मोलस्का। बी हमारा राइट आंसर। नलिका पाद की उपस्थिति किस संघ का अभिलक्षण है? ट्यूब फीट। ट्यूब फीट ये कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है? थोड़ी देर पहले हम लोग देखा था ट्यूब फीट जो संरचना होती है वो लोकोमोशन में हेल्प करती है इकाइनोडर्म्स के अंदर। सी हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा पार्ट 7 समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का इन दोनों फाइला के ऊपर सवालों को देखा है। अब हमारा एक आखिरी पार्ट है पार्ट 8, और उस पार्ट 8 के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसे ही एनिमल किंगडम खत्म होगा तो एनिमल किंगडम का पीडीएफ और वायरस का पीडीएफ, वायरस चैप्टर का पीडीएफ, ये दोनों ही मैं स्टोर पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।